दिस इज बीन टेकन फ्रॉम अ रेफरेंस. ये जो है, दिस इज कॅन्सर सेल. ओके, दिस इज अ कॅन्सर सेल. आणि राईट मध्ये ते रेड आहे, ते आमच्या टी सेल आहे, आमच्या इम्युनिटी आहे. ते इम्युनिटीला रिइंजिनियर केलेलं आहे आणि परत बॉडीमध्ये टाकलं आहे. आणि ते रिइंजिनियर्ड टी सेल कॅन्सर सेल इन 40-50% ऑफ द पेशेंट्स. ओके, ये these are certain type of patients, not all patients work. मतलब all सारे तरह के बीमारियां को ट्रीट नहीं करता, बट वेरी स्पेसिफिक बी सेल ल्यूकीमिया, बी सेल लिम्फोमा, ये दो बीमारियां हैं जिनमें वो बहुत ज़्यादा काम करती है. तो ये प्रोसीजर, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस, ये क्या प्रोसीजर क्या है? तो इफ दिस इज अ पेशेंट जिसको बीमारी है, उनमें से एक तरह के सेल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, टी सेल्स को निकाला जाता है बॉडी से. जो आपने वो रेड सेल देखा, उसको पेशेंट का टी सेल्स, वो हमारी इम्यूनिटी का पार्ट है, भाग है वो हमारी इम्यूनिटी का. वो एक मैन्युफैक्चर है इम्यूनैक्ट, 2-3 कंपनीज है, इम्यूनील, इम्यूनैक्ट. यहाँ पर इम्यूनैक्ट यूज किया गया था. वहां पर वायरल वेक्टर, एक वायरस होता है, वो टी सेल में डाला गया था. इट इज अ प्रोसीजर, वो लंबा प्रोसीजर है जिसमें वो कार टी सेल्स, जो टी सेल्स होते हैं, उनको री-इक्विप्ड किया. इट इज लाइक अ रोबोट एंटरिंग द टी सेल्स. और उस टी सेल्स को के हेल्प से वो स्पेशल रोबोट टी सेल्स को एक्सपांड किया गया. ओके, उस एक्सपांशन के बाद उसको फ्रीज करते हैं और पेशेंट को हम कीमोथेरेपी देते हैं कुछ दिनों तक. और फिर ये वाले टी सेल्स एक बैग की तरह आता है, इट इज लाइक अ लिक्विड. वो लिक्विड को हम वापस पेशेंट को इन्फ्यूज करते हैं लाइक अ ब्लड. अब ये प्रोसीजर थोड़ा टाइम लगता है. पहले सेल्स निकालते हैं, फिर इट टेक्स 3 वीक्स, वो सेल्स जनरेट होते हैं वायरस डाल के, और फिर 1 वीक इन पेशेंट्स को कीमोथेरेपी देके वापस वो इंजेक्ट करते हैं वायरस, सॉरी कार टी सेल्स. इसको हम बोलते हैं काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, री इंजीनियर टी सेल्स. सर आवाज नहीं आ रहा. ल्युकीमियास आणि बी सेल लिम्फोमास, म्हणजे ऐसे बीमारियों जिनमें गांठें होती है बहुत सारा, WBC काउंट बहुत बढ़ने लगता है. तो वो अगर वो शुरुआत के ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड ना करे या रिलैप्स हो जाए शुरुआत के ट्रीटमेंट के बाद, तब ये वाला थेरेपी यूज किया जाता है. तो इट इज बी सेल ल्यूकीमियास, बी सेल लिम्फोमास, रिफ्रैक्टरी, प्रोग्रेसिव. And what is the difference between CAR T cell therapy and other type of immunotherapy such as the T cell receptor therapy? ओके, सो कैसा रहता है कि अपने ये जो कैंसर सेल्स होते हैं, या उनमें अलग अलग एंटीजन चेहरा होता है, सबका अलग अलग चेहरा होता है, उसको हम एंटीजन कहते हैं. तो कुछ कैंसर सेल में कुछ प्रकार के एंटीजन या चेहरा उनका स्पेसिफिक होता है कि वो चेहरे पे अगर हम आइडेंटिफाई करें तो वो ये वाला कैंसर है. तो उससे क्या होता है, उसके इंडिविजुअली चेहरे के खिलाफ अगर कोई दवाई दी जाए, उसको इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है कि वो वाली चेहरे के खिलाफ एंटीबॉडीज जनरेट करे जाते हैं अलग अलग तरीकों से. तो उसी में टी सेल थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी, इसके बहुत प्रकार होते हैं. इम्यूनोथेरेपी एक चीज नहीं है, बहुत सारे प्रकार है. कार टी सेल का एडवांटेज क्या है कि वो टी सेल को डायरेक्ट खाली अटैक नहीं करता, टी सेल्स के को इक्विप करता है कि उसको सिखाता है और फिर वो कैंसर सेल को जाके मारता है. मतलब टी सेल्स को वो स्ट्रॉन्ग बनाता है. इट इज लाइक re-equipping them. When you are giving such therapy, there are bound to be some side effects. तो कुछ साइड इफेक्ट शुरुआत में कैसे रहते हैं कि एक होता है साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं हम. उसमें साइटोकाइन स्टॉर्म में एक फीवर, ब्लड प्रेशर ड्रॉप होना शुरुआत में कुछ लोगों में होता है. लेकिन ये वाली थेरेपी में जो मेड इन इंडिया है, उसमें साइटोकाइन स्टॉर्म थोड़ा सा कम है, लेकिन है. तो उसके खिलाफ भी दवाइयाँ देनी पड़ती है. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है शुरू में साइटोकाइन स्टॉर्म, जिसमें फीवर आता है, बहुत तेज बुखार आता है. उसके बाद कुछ न्यूरोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं कुछ लोगों में, फिट्स आना या डिजीनेस, गिडीनेस, और लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन का डर रहता है क्योंकि यू आर सप्रेसिंग द इम्यूनिटी एंड मॉड्यूलेटिंग द इम्यूनिटी. तो इन्फेक्शन का डर रहता है. तो ये 3-4 चीजें होती है. ऑफ कोर्स बीमारी के वापस आने का डर रहता ही है,
लेकिन मेन ये शुरुआत के जो हम हॉस्पिटल में पेशेंट को एडमिटेड रखते हैं तब ये बुखार आना, इन्फेक्शन, न्यूरोलॉजिकल चेंजेस, ये सब साइड इफेक्ट्स होते हैं. And how long does this CAR T cell therapy takes? Means the process takes for recovery. So recovery, there are two things. One is procedure. Procedure takes around 2 weeks. Recovery में समय लगता है. It might take months for the immune system to recover. अप्रूवल नहीं आया है बट आना चाहिए. ये स्टडी चल रही है टाटा में और आई थिंक डॉक्टर विपिन कैन कमेंट ऑन इट. या जैसे डॉक्टर पुनीत ने बताया, अभी तक जो इंडिया में CAR-T है वो केवल 15 साल से ऊपर वाले जो इंडिविजुअल्स हैं उसमें अप्रूवल आया है. लेकिन ऐसा नहीं है, बाहर के देशों में बच्चों में भी ये थेरेपी अप्लाई की गई है और उस आई थिंक इनिशियल यानी ओरिजिन इसका बच्चों पे ही हुआ था सबसे पहले. यस, यू वांट टू टेल? सो जो फर्स्ट स्टडी हुई थी जो अभी एक्चुअली आई फॉरगॉट हर नेम, एलियाना. सो वो जो यूएस में एक देयर वाज अ यंग चाइल्ड विद ल्यूकीमिया, बी सेल ALL, जो आज काफ़ी साल हो चुके हैं. शी इज क्योर्ड फ्रॉम दिस रिफ्रैक्टरी ल्यूकीमिया. तो बच्चों में हो रहा है. इंडिया में अभी तक इमीडिएटली अप्रूवल आया नहीं है लेस देन 15 का, बट इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. वो आना चाहिए. That is very high, so they get cured very fast. So do you think that this therapy will also help them, or? Of course. ऑलरेडी कुछ बच्चे हमारे कुछ पेशेंट्स थे जो बच्चे थे और ट्रांसप्लांट हुआ था और फिर बीमारी वापस आई, तो आज उनका CAR-T को 1 साल हो गया है, तो ही इज डूइंग गुड. How sustainable it is, like means कितने साल तक ये नहीं होगा? तो अभी तक जो अवेलेबल फॉलोअप जो बोलते हैं हम लोग, फॉलोअप जो 1 साल का फॉलोअप है, कुछ बीमारियों में 1.5 साल का फॉलोअप है, वो रीजनेबल सक्सेस है. आई वुड से 60 to 70% इन सर्टेन डिजीजेस. जो लिम्फोमास है उनमें 40-50% लॉन्ग टर्म आउटकम्स है, जो बहुत अच्छा नंबर है कंसिडरिंग कि ये जो बीमारी है अगर ये सब थेरेपी ना हो तो इट इज़ 100% मोर्टेलिटी, मतलब डेथ. तो अगर 40-50% लिम्फोमास है, 60-70% ल्यूकीमियास है, वो बहुत प्रोग्रेस की बात है. सर इसके लक्षण क्या है? अगर किसी को हो जाता है तो किस प्रकार के शरीर में बदलाव होता है, या सामने वाले को मालूम पड़ता है कि मुझे इस तरह का तकलीफ हो रहा है? तो ये जो बीमारियां होती है, देखो खून की बीमारियां होती है, ब्लड कैंसर कहा जाता है. तो अगर बच्चों की बात किया जाए तो बोन पेन्स होता है, कमजोर लगने लगते हैं, हीमोग्लोबिन कम होने लगता है, इन्फेक्शंस होता है, प्लेटलेट कम होने लगता है तो ब्लीडिंग का डर रहता है, वजन कम होने लगता है, बहुत ज़्यादा फीवर आता है. तो अगर ये खून की बीमारियां हैं तो खून के 3 जो सेल होते हैं, हीमोग्लोबिन, WBC, प्लेटलेट, उनकी कमियां होती है, या वो WBC बहुत ज़्यादा हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है, आप सफ़ेद दिखने लग जाओगे ना, एकदम वाइट हो जाओगे, श्वास लेने में तकलीफ होती है. प्लेटलेट की कमी होती है तो वो ब्लीडिंग चालू हो जाती है, गांठें डेवलप हो जाता है, नए गांठ नेक में, पेट में, ये सब प्रॉब्लम्स होती है. वजन, बहुत तेज वजन कम होना, बहुत तेज बुखार, हीमोग्लोबिन कम होना, प्लेटलेट कम होना, WBC बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ये सब बीमारियां होती है, प्रेजेंटेशन होता है. बराबर. देखिए ये सब एक जांच करना है, टिश्यू बायोप्सी करते हैं. टीबी बहुत कॉमन है अपने देश में, तो डेफिनेटली टीबी एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस बोलते हैं, एक और संभावना बोलेंगे उसको कि टीबी भी हो सकता है, लेकिन टीबी के साथ भी हो सकता है क्योंकि इम्यूनिटी कम होती है, टीबी साथ में आता है. तो वो तो टिश्यू टीबी की जांच करनी पड़ती है, टिश्यू निकाल के वो बायोप्सी करके हमें वो उसका जांच करना पड़ता है. इट इज you could probably say this is a precision medicine या immunotherapy. ये targeted therapy is the right word. Targeted therapy तो है definitely. बहुत सारी खून की बीमारियां हैं जिसमें targeted therapy और immunotherapy यूज होती है. तो CAR-T cell is a part of a targeted therapy. Okay, if we compare the cost of this therapy with the conventional therapy, then how much will be the difference? See, it is much less than the cost of your life. That is understood, but then That's how you would put it. but then
बट हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये जो कॉस्ट होता है कि जैसे ये कंपनीज होती है, दे में चार्ज 20 to 25 lakhs फॉर द कॉस्ट ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ दैट थिंग, यू नो, एंड यूजुअली 10 lakhs to 11-12 lakhs तक का खर्चा रहता है, सेम कॉस्ट एज ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट. तो वो अंदाजन उतना खर्चा होता है. अगर अनकॉम्प्लिकेटेड हो तो वो तो the real cost to the hospital will be 7-8 lakhs. Okay, so is the same, these facilities are provided by other medical centers or hospitals in India? Or is it only one? Yes. But from Apollo perspective, a lot of Apollo centers, 3-4 Apollo centers have started providing these services. So as a group, we are obviously little ahead. How many number of patients have been treated by this? In the entire Apollo group? Yes. I would, देखो पहले तो ट्रायल भी हुआ था in Apollo चेन्नई, Apollo हैदराबाद में तो थोड़े ट्रायल्स भी चल रहे हैं ongoing. तो I don't know the exact number, maybe 15, 20, 30 तक तो हुआ ही होंगे. I do not know the exact number. Maybe we will get back to you on that question. Okay, thank you. In terms of cost, जैसे सर ने बताया, कन्वेंशनल और ये थेरेपी का कॉस्ट सेम ही है. जो ड्रग कंपनी से आता है उसका कॉस्ट एडिशनल रहता है. What is your question? What is the success rate of CAR T cell therapy for a specific condition? So again, there are two conditions. B cell refractory leukemia, lymphoblastic leukemia. उसमें 1 year follow up is showing 60 to 70% outcomes. In fact, the younger the age, better the outcomes. जो B cell lymphomas हैं, they are showing 40% to 50% long term outcomes. 40% definitely outcome है long term जो available है 1 year और more. But इसमें बहुत ज़रूरी ये होता है कि तुम कौन से patients को select करते हो for this therapy. तो ये बीमारी ऐसी होती कि जो बहुत heavy disease हो, उनमें ये procedures करो तो we may not get the desired result. So best बहुत ज़रूरी होता है कि शुरू में अगर कीमोथेरेपी दो और फिर ये करो तो आउटकम्स बेहतर होते हैं. अस्पतालों में इलाज भी किया जाता है लेकिन गांठ बार-बार आ जाती है. तो डॉक्टरों का मानना है कि इम्यूनिटी पावर शरीर में कम है और किस तरह से जो है बहुत सारे अपने ऐसे केसेस देखे हैं. तो इसका किस तरह से जो 2-2 बार 3-3 बार 2-2 साल तक टीबी का हमने देखा है कि गोलियां लोग खाते हैं, बीएमसी के अस्पतालों में लापरवाहियां भी होती है, छोड़ देते हैं. कैसे इसको अवेयरनेस करें कि लोग इसके प्रति जागरूक हो. तमाम गांठों में कई तरह की बीमारियां जो टीबी है तमाम जैसे आपने बताया, लेकिन पकड़ में आना बहुत मुश्किल होता है और पब्लिक के अंदर जागरूकता की कमी है. नहीं, आपने बहुत एकदम सही बात बताई है कि जागरूकता की कमी है अपने देश में और इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. सच्चाई ये है कि हम एक महंगा फ़ोन ले लेते हैं लेकिन हम अपना हेल्थ चेकअप नहीं करवाते या अपना हेल्थ इंश्योरेंस पे नहीं ले पाते इतना. तो सबसे ज़रूरी है एक तो सही समय पे और जल्दी जाके अस्पताल में जांच करवाना और रेगुलर जांच करवाना. मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ तकलीफ हो तभी आप अस्पताल जाओ. आप रेगुलर हेल्थ चेकअप पे ध्यान दीजिए कि 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, एक उम्र हो गई है या परिवार में किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है. पहली बात तो ये है. दूसरी बात, अगर दवाइयाँ चालू होती है तो उसको कंप्लीट करना भी ज़रूरी होता है. अगर टीबी की बात करेंगे तो खाली टीबी की नहीं, बहुत सारी बीमारियों में दवाइयाँ पूरी लेते नहीं हैं लोग. तो वो एक समझना ज़रूरी है कि भले ही सिम्टम्स चले जाए लेकिन कोर्स कंप्लीट करना ज़रूरी होता है. तो सही अवेयरनेस, जागरूकता और सही दिशा और ट्रीटमेंट कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो सब जो भी गांठे का प्रॉब्लम हो, भले वो टीबी हो या कैंसर हो, उसको कंट्रोल करने की जल्द से जल्द कोशिश की जाए. बहुत सारे जगह पे जैसे सोसाइटीज़ है या अवेयरनेस अपने कंपनीज़ हैं जहाँ पे हेल्थ सेंटर रहते हैं, वहाँ पे भी हम एक्टिवली जाके बहुत सारी बीमारियों के बारे में प्रोएक्टिवली बताते हैं, प्रमोट करते हैं पैकेजेस जो डिस्काउंटेड पैकेजेस है स्क्रीनिंग के, सो दैट अफोर्डेबिलिटी फॉर एनुअल हेल्थ चेकअप कम्स अप, वो भी हम करते हैं. स्कूलों में भी बहुत जगह पे एनुअली हम काम करते हैं सो दैट अर्ली पिकअप ये सब बीमारियों का हो जाए. और जैसे किसी ने पूछा था कि लक्षण क्या है, कि सबको ये कम्युनिटी में पहचानने के लिए लॉट ऑफ सोशल मीडिया इनिशिएटिव्स हैव बीन आल्सो डन, जहाँ पे सब चीज़ें हम हाईलाइट करते हैं सो दैट किसी को वैसे तरह से लक्षण हो तो वो जल्दी आके हमसे स्क्रीनिंग करें. आप लोगों ने पूछा कॉस्ट के बारे में. एक तो अपोलो
अपोलो इतना बड़ा नेटवर्क है और हम कई सारे सेंटर्स में ये प्रोसीजर कर रहे हैं, इसलिए हमने कंपनी से जो बेस्ट प्राइस है वो नेगोशिएट किया है, जो शायद दूसरे लोगों को उस प्राइस में उस कंपनी से सेम चीज़ नहीं मिल सकती है दवा। और दूसरा इसके साथ एडवांटेज ये है, हमारा जो नॉलेज बैंक है, हमारे जो इतने सारे कंसल्टेंट हैं, हमने जो प्रोटोकॉल तैयार किए, हमने जो प्रोसीजर तैयार किया हुआ है, दैट इज़ बेटर दैन मोस्ट अदर सेंटर्स। एंड इन अंडर वन रूफ वी हैव ऑल द स्पेशलिटी, ऑल द फैसिलिटीज़ प्रेजेंट इन अपोलो सेंटर्स वेर एवर वी आर डूइंग दिस प्रोसीजर। सारे स्पेशलिस्ट, सारे एक्सपर्टीज़ हमारे पास मौजूद हैं। सो इसके चलते हमारा एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ओवर अदर्स। Shayan Sharma, son of patient Mrs. Sharma, gone through this therapy, CAR T cell, and I am satisfied what sir has explained, Puneet sir, and he has explained me the same thing from the first day, that you have to look both ways, or the treatment goes good or bad, but we have to take good step forward, and I am very happy with that. दो मेन बीमारियां हैं जो बी सेल ल्यूकीमियाज होते हैं और बी सेल लिम्फोमास होते हैं। बी सेल मैलिग्नेंसीज या बी सेल ब्लड कैंसर जो बोलते हैं, ये दो और जो प्रोसीजर किया गया है इसको बोलते हैं CAR T सेल, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर थेरेपी। ये दो बीमारियों का फोकस है और क्योंकि ये थोड़ी रिवॉल्यूशनरी थेरेपी है, सब जगह नहीं होती, और अपोलो थोड़ा फोर फ्रंट पे इसीलिए है इस बीमारी के ट्रीटमेंट्स में, इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है ताकि लोगों को हम बता सकें कि ये वाला थेरेपी जो है CAR T सेल थेरेपी हमारे यहाँ अच्छे से होनी चालू हो गई है। ओके सर, इसका कॉस्ट क्या होता है? देखो, कॉस्ट अलग अलग चीजों का अलग अलग प्रकार से कॉस्ट किया जाता है। अंदाजन मैं बोलूंगा कि अंदाजन 30 to 35 लाख टोटल का खर्चा है। ये सर, इसके सिम्टम्स क्या हैं बीमारियों के? ये बीमारी खून की बीमारियां होती है, कमजोरी, बहुत तेज बुखार, बहुत वजन कम होना, जोड़ों में दर्द, नई नई गांठें आने लग जाए नेक में और हाथों में, पेट में, और इतनी कमजोरी की हीमोग्लोबिन कम हो जाए, बार बार खून के बॉटल्स चढ़ाने पड़े, बार बार प्लेटलेट चढ़ाना पड़ा। WBC जो हमारी आर्मी होती है, आप सोचिए कि WBC खराब हो जाए, हमारी आर्मी, देश की आर्मी खराब हो जाए, तो अंदर की जो अपनी शक्ति कितनी कमजोर हो जाती है। तो WBC की बीमारियां, तो ये बहुत कम या बहुत ज्यादा ये ब्लड कैंसर्स में ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। सबकी सेल ग्रुप में ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। स्टेज में ये मेनली ये वाली बीमारी जो मैंने कहा, बी सेल ल्यूकीमियाज एंड बी सेल लिम्फोमास, प्रोग्रेसिव, मतलब अपफ्रंट अभी तक अप्रूवल नहीं आया है कि नया नया बीमारी चालू हुआ है तो क्या हम ये CAR T सेल कर सकते हैं? फिलहाल नहीं। इन द फ्यूचर यस, फिलहाल स्टैंडर्ड कीमोथेरेपी जो देते हैं वही है, लेकिन कुछ बीमारियां हैं ऐसी ये वाली जो इतना करने के बावजूद बीमारी वापस आ जाती है। नहीं, आपने अच्छा सवाल किया कि ये रेयर है, इतना कॉमन नहीं है। तो बहुत बार गांठें रूटीन इन्फेक्शन होते हैं, अगर थ्रोट में हमें इन्फेक्शन हो तो भी हमारे यहाँ थोड़ी थोड़ी गांठें आ जाती है ना, टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं, तो थोड़े थोड़े वायरल इन्फेक्शन उसमें भी आ जाती है। तो कभी कभी टीबी भी, हर गांठ टीबी नहीं होता, बहुत बार लोकल हमारे बच्चों में अगर स्वेलिंग हो या थ्रोट खराब हो या ठंडा पानी बहुत पी लिया तब भी वो गांठें आ सकती है। सवाल ये है कि क्या वो गांठें वैसी की वैसी है, बढ़ नहीं या जा नहीं रही है, तब जरूरी है कि एक सही डॉक्टर्स को दिखाना एट द अर्लीस्ट। तो ये वाली बीमारियां अगर प्रिवेंशन बोले तो प्रिवेंशन नहीं है, वी आर नॉट एट दैट स्टेज कि इस बीमारी को हम टोटली रोक दें। इनको जल्दी पकड़ा जा सकता है। ये जो सिम्टम्स मैंने बताए, बुखार होना, गांठें होना, हीमोग्लोबिन कम होना, कमजोरी होना, उनको जल्दी, तो इनको जल्दी पकड़ने का तरीका एक ही है, रेगुलर हेल्थ चेकअप करो और एग्रेसिवली जांच करें अच्छे सेंटर पे। हाँ, और जो ट्रीटमेंट रिकमेंडेड है, जैसे कि कई हाई रिस्क ब्लड कैंसर के लिए इमीडिएटली कीमो के बाद ट्रांसप्लांट होना जरूरी होता है,
तो वो अगर हम टाइम से कर देते हैं तो फिर वो रिकरेंस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस और जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर, मतलब जो ट्रीटमेंट उसको मिलना चाहिए वो मिल जाए, तो यस डेफिनेटली हम प्रिवेंट कर सकते हैं फिर फ्यूचर में रिलैप्स होने। जो हाई रिस्क ये बीमारियां हैं, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, अभी भी बहुत बार हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, और क्योंकि अपोलो का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, फैसिलिटीज ऐसी है, ब्लड बैंक इतना रोबस्ट है, जो इन्फेक्शियस डिजीज डिपार्टमेंट, आईसीयू, ये सब एक टीम बनाता है। अभी हम दोनों चेहरे दिख रहे हैं, लेकिन हमारा पूरा टीम है, स्टाफ जो नर्सेज है, वो खाली सेंट्रल लाइन डालने के लिए स्पेसिफिक नर्सेज होती है, तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है ये सब चीजें करने के लिए।